Students, welcome to lecture number 6 of surface chemistry. In this lecture, the topic which we will cover is properties of colloidal solutions. तो अभी तक हमने colloidal solutions के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई है हमें, जैसे colloidal solutions को classify किस तरह से किया जाता है, colloidal solutions को prepare कैसे किया जाता है, prepare करने के बाद उनको purify कैसे किया जाता है. अब हम बात करते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर एज फॉलोज. तो इस चैप्टर में हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है उसका हेट्रोजीनियस नेचर. अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, नेमली the dispersed phase and the dispersion medium. तो कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर हो तो उसमें दो फेसेस तो होते ही हैं. एक फेज होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक फेज होता है डिस्पर्जन मीडियम. तो इस वजह से जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं. हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टीज देखने के बाद जो अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर्स में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, जो पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, नंबर पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. उनको सॉल्यूट के नेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का मोल कितने हैं, सॉल्यूट का अगर मोल ज़्यादा है या मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर से इनका कोई लेना देना नहीं होता है. तो अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन हैज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस ड्यू टू द हाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स. अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करी जाए तो यहाँ पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो काफ़ी हाई होता है. मॉलिक्यूलर मास हाई होने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अब सेम वेट के लिए अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी कम होगा. सो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन हैज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. यानी यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन काफ़ी कम होता है. एज अ रिजल्ट all the colligative properties of a colloidal solution have quite low values. क्योंकि colloidal solution में जो dispersed phase के particles हैं उनका mole fraction कम होता है. mole fraction अगर कम है तो सारी colligative properties इनके लिए काफ़ी कम होती हैं. All the colligative properties of a colloidal solution have quite low values when compared to true solution हैविंग सेम कंसेंट्रेशन. तो अगर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है और एक ट्रू सॉल्यूशन है, दोनों का अगर कंपेयर किया जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफ़ी कम होती हैं. आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ट्रू सॉल्यूशन हम देखें तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनका नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो फॉर द सेम वेट नंबर ज़्यादा होगा ट्रू सॉल्यूशन के केस में. जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर क्या होगा कि पार्टिकल्स का नंबर कम होगा. पार्टिकल्स होंगे तो बड़े बड़े, पर पार्टिकल्स का जो नंबर है वो कम होगा. देखो ना, अगर ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाए, इनका साइज बड़ा हो जाए, तभी तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज तो बड़ा है,
पर इनका नंबर कैसा होगा, काफी कम नंबर में होंगे। ट्रू सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, कोलॉइडल सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी कम होंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम होंगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है कि छोटा है कि बड़ा है। ये डिपेंड करती है सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर पर। कोलॉइडल सोल्यूशन में नंबर कम होता है, इसलिए सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए काफी कम होती हैं व्हेन कंपेयर टू अ ट्रू सोल्यूशन। सो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए काफ़ी कम होती हैं एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। अगर मैं कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करूं तो अभी हमने देखा कि कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो ट्रू सोल्यूशन के मुकाबले कम होंगी। चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए वो प्रॉपर्टी कम होगी। यानी अगर मान लीजिए बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो ट्रू सोल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा एलिवेशन होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट में उतना भी एलिवेशन नहीं होगा। तो इस वजह से कम चेंज होने के कारण, जैसे इसमें सपोज अगर वाटर ले लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। अब जो कोलॉइडल सोल्यूशन अगर वाटर में कोलॉइड मिक्स कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो, पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जितना ट्रू सोल्यूशन में ज़्यादा बढ़ जाता बॉइलिंग पॉइंट, पर कोलॉइडल सोल्यूशन में ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर क्वाइट लो फॉर अ कोलॉइडल सोल्यूशन एज कंपेयर टू अ ट्रू सोल्यूशन। जो भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी कम होती हैं कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में। However, the low osmotic pressure of a colloidal solution is measurable। कि इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो लो हो गई है, इवन ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो हो गया है, बट स्टिल ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरेबल होता है, उसको मेजर हम कर सकते हैं। कम होने के बावजूद भी इट इज मेजरेबल एंड इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो अगर हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, जैसा कि हमने लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में ये चीज़ें करी थी, जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सल्यूट के पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया था, तो वैसा ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन कोलॉइडल पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करें। बट कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए, कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी लो हो जाती हैं, तो उनको मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है। तो लो होने के बावजूद एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिर भी मेजरेबल है। एंड इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। कोलॉइडल सोल्यूशन की जो अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है उसकी फिल्टरेबिलिटी। अगर कोलॉइडल सोल्यूशन के हम सल्यूट पार्टिकल्स की बात करें, यानी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज, द साइज ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन द पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर एंड देयरफॉर दे कैन रेडिली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। अगर हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, यहाँ पे जो फिल्टर पेपर की बात हो रही है ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की बात हो रही है। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है उसके होल्स काफ़ी बड़े होते हैं। जस्ट फॉर डायग्राम पर्पस मैं होल्स बड़े बड़े करके दिखा रहा हूँ, इतने बड़े भी नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स के पर होल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के होल्स में से पास हो सकता है। However, the colloidal particles cannot pass through ultra filters, parchment paper और animal membrane। अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स की बात करी जाए तो वहाँ पर जो होल्स का साइज है वो छोटा होता है, इतना भी
फिर भी ये बड़ा मैंने इसलिए बस बना के दिखाया है ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। इतने बड़े बड़े होल्स नहीं होते हैं किसी पेपर में, जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसके होल्स लार्ज होते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो, एनिमल मेम्ब्रेन हो या पार्चमेंट पेपर हो, इनके होल्स काफ़ी छोटे होते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर में से तो पास हो सकते हैं, पर अल्ट्रा फिल्टर पेपर से वो पास नहीं हो सकते हैं, या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट पेपर से, इन सब से वो पास नहीं हो सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द फिल्टरेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। देखिए अगली जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, वो है टिंडल इफेक्ट। बेसिकली टिंडल इफेक्ट आप अपने डे टू डे लाइफ में कई जगह देखते हैं। इनफैक्ट अगर एक इमेज में आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सनलाइट आ रही है, अगर हम अंधेरे कमरे में कहीं एक छोटी सी ओपनिंग है, विंडो है, जहाँ से जो सनलाइट आती है, तो हमें सनलाइट का पाथ नज़र आता है। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। बेसिकली ये जो धूल के कण होते हैं, जो भी धूल के कण हैं, वो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से ही हमें सनलाइट का पाथ नज़र आता है कि किस पाथ से सनलाइट रूम में एंटर कर रही है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। आइए देखते हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट is passed through a colloidal solution placed in a dark place। अगर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा है एक डार्क प्लेस में, अंधेरा कमरा है एकदम, उस अंधेरे कमरे में कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है एक बीकर में, और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन से अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करें, द पाथ ऑफ लाइट गेट्स इल्यूमिनेटेड एज अ ब्लूइश लाइट। तो यहाँ पे भी आप एक फिगर देख सकते हैं कि ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो अंधेरे कमरे में रखा है, और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन से हमने एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करी। तो आप क्लियरली जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट उस कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास हो रही है। दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट एंड इज कॉज्ड बाय the scattering of blue part of light by the colloidal particles। जो colloidal solution में जो colloidal particles हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और स्पेशली लाइट का जो ब्लू पार्ट है उसको स्कैटर करते हैं। इस वजह से हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ नज़र आता है। वहीं अगर एक ट्रू सॉल्यूशन को देखा जाए तो ट्रू सॉल्यूशन में आपको लाइट का पाथ नज़र नहीं आता है। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो हमें नज़र क्यों आते हैं, या फिर कोलॉइडल पार्टिकल से जो लाइट गुजरती है वो लाइट हमें नज़र क्यों आती है? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। द स्कैटरिंग इज कॉज्ड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो पार्टिकल्स हैं अगर उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है, तब वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं। द सेम इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन, एज द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू कॉज एनी स्कैटरिंग। वहीं अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करी जाए तो ट्रू सॉल्यूशन से जब हम लाइट पास करते हैं तो हमें लाइट का पाथ नज़र नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, वो लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी छोटा है पार्टिकल्स का साइज़, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, और इस वजह से ट्रू सॉल्यूशन से जब लाइट पास होती है तो हमें लाइट का पाथ नज़र नहीं आता है। वहीं अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट पास होती है तो हमें लाइट का पाथ नज़र आता है। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक बीकर है जिसमें हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स है और इधर हमने एक कंडेंसिंग लेंस रखा है जो कि लाइट को कंडेंस करेगा।
यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट गई, कंडेंसिंग लेंस से पास होते हुए लाइट इस तरह से कंडेंस हो रही है और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास हो रही है। अब अगर आप सामने से देखेंगे, इस पूरे सेटअप को आप सामने से आकर अगर देखेंगे तो आपको लाइट का पाथ नजर आएगा। ये एक जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें हमें लाइट का पाथ नजर आएगा, जबकि अगर इसकी जगह एक ट्रू सॉल्यूशन होता तो आपको ये लाइट का पाथ नजर नहीं आता। सो दैट इज द प्रिंसिपल कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमें लाइट का पाथ नजर आता है। अ ब्राइट टिंडल कोन ऑफ स्कैटर्ड लाइट, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, इस वजह से लाइट का पाथ नजर आता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है वो एक कोन की शेप बना रही है ना, एक कोन यहाँ, एक कोन यहाँ, तो ये कोन की शेप बना रही है, तो इसको बेसिकली टिंडल कोन भी बोला जाता है। सो यू विल सी अ ब्राइट टिंडल कोन ऑफ स्कैटर्ड लाइट। वहीं अगर इसकी जगह एक ट्रू सॉल्यूशन अगर होता तो हमें लाइट का पाथ नजर नहीं आता। तो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है विजिबिलिटी, कोलॉइडल सॉल्यूशंस की विजिबिलिटी। द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई। वैसे तो कोलॉइडल पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े होते हैं, पर फिर भी दे आर स्टिल टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई, बट they become visible as bright spots against dark background। जैसे आकाश में आपको, अंधेरे आकाश में आपको तारे नजर आते हैं ना, उसी तरह से they become visible as bright spots against dark background when viewed through an ultra microscope due to the scattering of light caused by them। तो अगर डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमें दे अपीयर एज ब्राइट स्पॉट्स। ब्राइट स्पॉट्स की तरह क्यों नजर आते हैं वो? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉज्ड बाय देम। हम बात करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। आइए देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हेन व्यूड थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप शो अ कांस्टेंट जिग-जैग मोशन। अगर आप कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल देख लें तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है ये एक कांस्टेंट जिग-जैग मोशन कर रहा होता है। सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स undergo a constant zigzag motion. This type of motion was first observed by Robert Brown and hence it is known as Brownian movement। तो जैसा आपने अपने रूम में भी देखा होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी कोलॉइडल पार्टिकल्स ही हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी कांस्टेंट जिग-जैग मोशन करते रहते हैं। सो ये जो रैंडम, ये जो जिग-जैग मोशन होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, उसको बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। कॉज की बात की जाए कि ब्राउनियन मूवमेंट यानी ये जो रैंडम जिग-जैग मूवमेंट होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, वो आखिर क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय द अनइवन इम्पैक्ट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अनइवन इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल ऐसे टकरा रहा है, कोई ऐसे टकरा रहा है, कोई ऐसे टकरा रहा है, तो ये अनइवन इम्पैक्ट्स की वजह से जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं दे आर इन कांस्टेंट जिग-जैग मोशन। एज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ uneven impacts decreases and the Brownian movement becomes slow। अगर पार्टिकल्स का साइज बढ़ता जाएगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है अगर वो काफ़ी बड़े होंगे साइज में, तो ये जो अनइवन इम्पैक्ट्स की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी और ब्राउनियन मूवमेंट स्लो होता जाएगा। तो जैसे जैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज बढ़ेगा ब्राउनियन मूवमेंट
स्लो होता जाएगा। और अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा हो गया कि वो सस्पेंशन के साइज के हो गए तो ब्राउनियन मूवमेंट एकदम ही खत्म हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड ब्राउनियन मूवमेंट। जो अगली मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है डिफ्यूजन। कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइक solute particles of a true solution diffuse from a region of higher concentration to that of lower concentration। जैसे ट्रू सोल्यूशन में जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। सिमिलरली कोलॉइडल पार्टिकल्स भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। हाउएवर colloidal particles diffuse at a slower rate due to their large size and high molecular mass। पर जो colloidal particles हैं उनका जो rate of diffusion है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि उनका size भी बड़ा होता है और उनका mass भी काफ़ी high होता है। तो ये diffuse तो करते हैं from a region of high concentration to low concentration, पर rate of diffusion is slower as compared to true solution। रेट स्लो क्यों होता है? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज भी बड़ा होता है और मास भी ज़्यादा होता है, तो वो स्लो ही मूव करेंगे। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके चलने की स्पीड क्या होती है? कम होती है। सो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी लो। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे फॉर कोलॉइड्स, वो है सेडिमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन? जैसे अगर आप किसी बकेट में वाटर है और उस बकेट में आप मिट्टी मिला दीजिए तो थोड़े टाइम तो मिट्टी ऊपर रहेगी, पर कुछ टाइम बाद जो मिट्टी होगी वो अपने आप नीचे जाकर सेटल हो जाएगी या फिर सेडिमेंट बना लेगी। सो ये जो सेटलिंग डाउन का प्रोसेस होता है इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। द कोलॉइडल पार्टिकल्स टेंड टू सेटल डाउन वेरी स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो ईजिली सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर आप एक सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन इमेजिन करें तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये कांस्टेंट जिगजैग मोशन करते रहते हैं और इस कांस्टेंट जिगजैग मोशन के कारण वो आसानी से सेटल डाउन नहीं होते हैं। The colloidal particles tend to settle down very slowly under the influence of gravity. The sedimentation or the rate of settling down can be increased by ultracentrifuge। अगर हमें colloidal particles को जल्दी से settle कराना है तो हम क्या करते हैं? colloidal particles को गोल गोल घुमाते हैं। ultracentrifuge एक डिवाइस होता है जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन गोल गोल घूमता है। गोल गोल घुमाने से कोलॉइडल पार्टिकल्स जल्दी से सेटल हो जाते हैं। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में हमने प्यूरिफिकेशन वाले लेक्चर में भी देखा था। कोलॉइड्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। बेसिकली कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन गोल गोल घुमाने से कोलॉइडल पार्टिकल्स जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं। अदरवाइज कोलॉइडल पार्टिकल्स इजीली सेटल डाउन नहीं होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। कॉमनली इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है, कहीं कहीं कैटाफोरेसिस भी लिखा होता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। पहले तो द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन कैरी सेम टाइप ऑफ चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं सारे पार्टिकल्स पे एक जैसा चार्ज होता है, या तो सारे पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है या सारे पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। द डिस्पर्जन मीडियम कैरीज एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो उसके ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, यानी अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम में एक नेगेटिव चार्ज होगा ओवरऑल। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। द कोलॉइडल सॉल्यूशंस एज अ होल
आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के एज अ होल देखा जाए तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना चार्ज डिस्पर्जन मीडियम पर होता है उतना ही चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स पे होता है, बट अपोजिट। सो ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात करते हैं कि आखिर कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आता कहाँ से है। द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स कुड बी ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स or preferential absorption of ions from solutions depending on the method used for the preparation of colloidal solutions. So depending on the method which is used for the preparation of colloidal solutions, colloidal particles पर अलग अलग तरह से चार्ज आ सकता है। जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की वजह से आ सकता है, या फिर प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस। यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है? जैसा हम फिजिक्स में एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि अगर ग्लास की रॉड को सिल्क पर रब किया जाए तो ग्लास की रॉड पर कुछ चार्ज आ जाता है। सो फ्रिक्शन की वजह से भी, अब जैसे कोलॉइडल मिल में हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्रश किया जाता है, मिल में कोलॉइडल साइज का बनाया जाता है। अब ये क्रशिंग के दौरान जो बहुत फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज आ सकता है। सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स हो सकता है। अगर केमिकल मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कारण कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज आ सकता है। या फिर अगर आप पेप्टाइजेशन से कोलॉइड बना रहे हैं, हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो आयंस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर। जब आप ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आयंस को एड्जॉर्ब करना, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस की वजह से भी चार्ज आ सकता है। सो बेसिक थिंग इज दिस कि कोलॉइडल पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वहीं डिस्पर्जन मीडियम पर उसका अपोजिट चार्ज होता है, और चार्ज आने की रीजंस इनमें से कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस मेथड से कोलॉइडल सॉल्यूशन को बना रहे हैं। सो मेन थिंग इज कि कुछ ना कुछ चार्ज तो जरूर होगा कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर। ड्यू टू द सिमिलर नेचर ऑफ द चार्ज कैरीड बाय द पार्टिकल्स, they repel each other and do not combine to form aggregates। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है जिसके कोलॉइडल पार्टिकल्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिए इस तरह से। अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इन सब पे एक ही टाइप का चार्ज है, इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और पास में आकर एग्रीगेट्स यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर ये पास आ जाएंगे और बड़े बड़े पार्टिकल्स यदि ये बना लेंगे तो फिर तो इनका वेट इतना हो जाएगा कि ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेम चार्ज होने की वजह से ये, जैसे सब पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और पास आकर एग्रीगेट्स नहीं बनाते हैं। दिस मेक्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल and the colloidal particles do not settle down। तो ये जो चार्ज है, the existence of same charge on the colloidal solutions, on the colloidal particles, it makes the colloidal solution stable and the colloidal particles do not settle down। अब आइए कुछ common positively and negatively charged colloids हम देखते हैं। Some positively charged colloids के examples फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, TiO2, dyes like methylene blue and hemoglobin। So these are the examples of a few positively charged colloids। इसमें एक बात आप गौर करिए कि जो हाइड्रोक्साइड सोल्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स। अब हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स के एग्जांपल्स देख लिए, अब कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स भी देख लेते हैं।
AS2S3 सोल, आर्सेनियस सल्फाइड, Sb2S3, CdS सोल। तो यहां से आप एक बात ऑब्जर्व करिए कि जो सल्फाइड के सोल्स हैं, सल्फाइड सोल्स आर जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। इसके अलावा गोल्ड सोल, कॉपर सोल, सिल्वर सोल, यहां पर भी आप एक बात गौर करिए कि जो मेटल के सोल्स हैं दे आर जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। एंड एसिड डाइज लाइक कॉन्गो रेड। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है कि नहीं होता है, इस बात को हम शो किस तरह से करते हैं? The existence of charge is shown by passing electric current through two electrodes. दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। When all the colloidal particles move towards the same electrode, either cathode or anode, तो हम देखेंगे जो सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स या तो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे या एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं या एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड, जबकि नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट है, या तो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrophoresis or cataphoresis. Now we will be talking about electroosmosis. आइए देखते हैं electroosmosis क्या होता है। If the dispersed phase is prevented from moving, the application of an EMF will however result in movement of the dispersion medium. अगर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को किसी तरह से रोक लिया, किसी तरह से उनका मूवमेंट प्रिवेंट कर दिया, तो फिर मूवमेंट किसका होगा? डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट होगा। जैसे एनालॉजी के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक झूले पर घूम रहे हैं, मैरी गो राउंड है। अब जब झूला घूम रहा है तो आप तो बैठे हुए हो, पर घूम कौन रहा है? झूला। अगर मान लो मैंने झूले को रोक दिया, फिर आपका मूवमेंट होगा, आप आगे जाकर गिरोगे। सो बेसिकली अगर हमने डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर दिया, उनके मूवमेंट को रोक दिया, तो फिर मूवमेंट किसका होगा? डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट होगा। डिस्पर्जन मीडियम का जो मूवमेंट होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। जबकि डिस्पर्स्ड फेज के मूवमेंट को, यानी कोलॉइडल पार्टिकल के मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दिया जाए तो डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट होता है, और डिस्पर्जन मीडियम के मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दिस इज द बेसिस ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर आप रोक दें किसी तरह, तो मूवमेंट किसका होगा? डिस्पर्जन मीडियम का होगा। सो दैट इज द पैसेज ऑफ dispersion medium of a colloid through a porous diaphragm under the influence of electric field। तो आप किस तरह से रोकेंगे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का मूवमेंट? आप कैसे रोकेंगे? एक तरीका है आप उसमें एक पोरस डायफ्राम या मेम्ब्रेन लगा दीजिए। अब वो जो मेम्ब्रेन है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास होने नहीं देगा,
यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक गया। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाएगा तो फिर मूवमेंट किसका होगा? डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट होगा। सो दैट इज द डिफरेंस। कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट यानी डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल्स का मूवमेंट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दिया जाए, कैसे रोक दिया जाए? पोरस डायफ्राम लगाकर। अगर डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दिया जाए तो मूवमेंट किसका होगा? डिस्पर्जन मीडियम का। और डिस्पर्जन मीडियम का जो मूवमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का कंसेप्ट मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं। हम एक यूट्यूब ले लेते हैं इस तरह से। इस यूट्यूब में वाटर भरा हुआ है और इसके बॉटम में यहां पर हमने एक प्लग ऑफ क्ले लगा दिया, चिकनी मिट्टी का प्लग लगा दिया, प्लग ऑफ क्ले। अब ये जो क्ले है, क्ले बेसिकली कोलॉइडल पार्टिकल्स देती है। और किस तरह के कोलॉइडल पार्टिकल्स देती है? नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स निकलते हैं क्ले में से। यहां पर हमने वाटर भरा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है दोनों तरफ, और इस यूट्यूब के दोनों एंड में हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। एक जगह हमने डिप कर दिया कैथोड और एक जगह हमने डिप कर दिया एनोड। यानी एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया और एक तरफ लगा दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। अब यहां पर जो प्लग ऑफ क्ले है, प्लग ऑफ क्ले provides stationary negative colloidal particles। जो प्लग ऑफ क्ले है वो नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है और नेगेटिव के साथ साथ स्टेशनरी कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है। इसमें से जो भी कोलॉइडल पार्टिकल निकल रहे हैं वो यहीं पर सीमित है, वो इधर उधर जा नहीं सकते। तो प्लग ऑफ क्ले इज प्रोवाइडिंग स्टेशनरी एंड नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब जब आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बेसिकली एक कैथोड है एक एनोड है, यानी इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो जब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो अब कोलॉइडल पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर सकते, उनका मूवमेंट तो हमने प्रिवेंट किया हुआ है, क्योंकि ये जो प्लग ऑफ क्ले है, मिट्टी का एक प्लग लगा दिया है, वो मिट्टी के प्लग होने के कारण कोलॉइडल पार्टिकल्स इधर उधर जा नहीं सकते, वो वहीं रहेंगे। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स तो अब मूव नहीं कर रहे, उनका मूवमेंट हमने प्रिवेंट कर दिया है। तो फिर मूवमेंट किसका होगा? डिस्पर्जन मीडियम का, यानी वाटर का मूवमेंट होगा। अच्छा, अगर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है तो कोलॉइडल पार्टिकल्स यानी जो क्ले के कांटेक्ट में जो वाटर है, वाटर पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर क्ले के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वाटर विच इज इन कांटेक्ट विथ क्ले, वाटर के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। क्ले के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए अब मूवमेंट किसका होगा? डिस्पर्जन मीडियम का, यानी वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वाटर कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड की तरफ। तो यहाँ से पानी कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा।
सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। जब आप कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दें, पोरस डायफ्राम लगाकर रिस्ट्रिक्ट कर दें, किसी भी तरह से अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो मूवमेंट होता है डिस्पर्जन मीडियम का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो डिस्पर्जन मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी डिस्पर्जन मीडियम मूव करेगा कैथोड की तरफ, तो पानी यहाँ से कैथोड की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अगर आप क्रोनोलॉजी देखें इस चैप्टर में, जो कोलॉइडल वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा प्यूरिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, फिर हमने देखा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। एक बार प्यूरिफाई हो गया, प्रिपेयर हो गया, फिर हमने इस लेक्चर में देख ली प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू डिस्ट्रॉय अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसको कोएगुलेशन भी कहते हैं।